चलिए क्लास 10th का प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण करेंगे और परिमेय के रूप में 1.4 क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले परिमेय को थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इसका स्टेप इसमें काम आएगा। परिमेय 1.3 है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। हमको लेना है p एक अभाज्य संख्या में से। इसे p एक अभाज्य संख्या में मान ले लेते हैं कि p है का मान 2 ले लेते हैं और a का मान एक धनात्मक पूर्णांक बोला है, तो a का मान कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं कि 10 है, ये ले लेते हैं। तो इस प्रमेय का मेन मतलब है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी धनात्मक पूर्णांक को a से रिप्रेजेंट किया है और a का मान 10 है, तो इसका स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या को p से रिप्रेजेंट किया है, जो अभाज्य संख्या हम 2 लिए हैं। 10 का स्क्वायर होता है 100 बट्टा 2, कटेगा तो आ जाएगा 50। तो इसका स्क्वायर हटा के अभाज्य संख्या से अगर डिवाइड करते हैं तो आता है 5। यही लिखा हुआ है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित होता है तो उसका वर्ग हटाने पर भी धनात्मक संख्या अभाज्य संख्या से विभाजित होगा। ये परिमेय का मतलब यही है। यही इसका कुछ स्टेप क्वेश्चन बनाने में काम में आएगा। अब क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे परिमेय लिखा हुआ है, परिमेय के तौर पर है 1.4 सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय के रूप में दिया है, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या होता है या है। तो हम इसमें बनाएंगे, इसका विरोधाभास ले लेंगे। विरोधाभास का मतलब होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं, तो इसलिए √2 p/q के बराबर हो जाएगा। q = 0, p और q सह अभाज्य है। q = 0 का मतलब होता है कि अगर किसी, जैसे p है, यहाँ पर 0 दे देंगे तो इसका मतलब होता है अपरिभाषित, यानी इन्फिनिटी। इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसलिए q = 0 लिखा जाता है। यहाँ पर p और q सह अभाज्य संख्या है। इसका क्या मतलब होता है? तो सह अभाज्य का मतलब होता है कि किसी संख्या का HCF 1 हो। जैसे मान 15 और 17 है, तो ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका मिलेगा 15 का मिलेगा 3 गुण, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका HCF आ जाएगा 1। अब इतना याद रखिएगा कि p और q का सह अभाज्य, p और q सह अभाज्य है, तो इसका मतलब होता है कि वह संख्या जिसका HCF 1 हो, या दूसरी भाषा में बोले तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 10/8, तो इसको काटा पीटी करके सरलतम रूप कर लेंगे तो ये 5 से कटेगा और ये 4 से कटेगा, और इसको नहीं काटा जा सकता है। तो
काटा पीटी करने के बाद जो संख्या बचता है उसको और नहीं काट सकते हैं, उसको सह अभाज्य बोला जाता, सह अभाज्य बोलते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। इसको कैंची गुना कर देंगे, तो कैंची गुना करेंगे तो इसमें इससे और इसमें तो हो जाएगा √2q बराबर p, और q को बराबर करेंगे तो p बट्टा √2 आ जाएगा। अब वर्ग कर देंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्ग करेंगे तो हमको मिलेगा q² बराबर p² बट्टा 2, और इसको ना समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब p और q सह अभाज्य है, तो p और q सह अभाज्य है तो इसका मतलब है कि p और q पूर्णांक होगा। लिखेंगे चूंकि q एक पूर्णांक है इसलिए q² भी एक पूर्णांक होगा, इसलिए p² बट्टा 2 भी एक पूर्णांक होगा। अभी प्रमेय में हम जो स्टेप पढ़े हैं वो स्टेप यहाँ पर काम आएगा। प्रमेय में क्या पढ़े थे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित होता है तो वर्ग हटाने पर भी वो संख्या अभाज्य संख्या से विभाजित होगा। तो वही स्टेप यहाँ लिखना है। चूंकि p² 2 से भाज्य है इसलिए p भी 2 से भाज्य होगा तो ये समझाने के लिए था। तो p भी 2 से भाज्य होगा, तो p को अगर 2 से भाग देंगे, जो कि p सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या यानी पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो 2 से p को भाग देंगे एक पूर्णांक ही आएगा। अब क्या आएगा उसको मान लेते हैं k1, लिख देंगे k1 एक पूर्णांक है इसमें माना। अब इसको कैंची फिर गुना कर लेंगे, p बराबर हो जाएगा 2k1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब p का मान समीकरण 1 में रख देंगे। p का मान समीकरण 1 में रखने पर 2 q² बराबर 4k1 का स्क्वायर बट्टा k1 का स्क्वायर बट्टा 2, इसे कट जाएगा 2 बार, तो q² बराबर 2k1 का स्क्वायर बराबर, यानी नीचे का कट गया है, q² बराबर 2k1 का स्क्वायर। k1 स्क्वायर का अगर बराबर करेंगे तो q² बट्टा 2 आ जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। k1 यहाँ से k1 एक पूर्णांक है, तो k1 अगर एक पूर्णांक है तो उसका स्क्वायर भी कर देंगे तो भी पूर्णांक रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि k1 एक पूर्णांक है इसलिए
K1 का स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। तो K1 का स्क्वायर पूर्णांक है जो बराबर है Q स्क्वायर बट्टा 2 का, तो Q स्क्वायर बट्टा 2 भी पूर्णांक होगा, इसलिए Q स्क्वायर बट्टा 2 भी एक पूर्णांक होगा। तो फिर वही नियम लगाना है कि अभी जो प्रमेय में पढ़े हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित होता है तो उसका वर्ग हटाने पर भी उस संख्या से विभाजित होगा। तो लिखेंगे चूंकि Q स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसलिए Q भी 2 से भाज्य होगा। तो भाज्य होगा Q बट्टा 2, अगर 2 से भाग देंगे, Q पूर्णांक है, Q को 2 से भाग देंगे तो कोई पूर्णांक आएगा जो कि मान लेते हैं K2, भाग देंगे तो K2 आएगा। तो लिखेंगे माना K2 एक पूर्णांक है। तो फिर कैंची गुना कर देंगे तो Q बराबर आ जाएगा 2K2, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि P और Q सहभाज्य माने हुए थे। समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि P बराबर आया है 2K1 और Q बराबर आया है 2K2, जो कि दोनों में कॉमन आ रहा है 2, लेकिन जो कि P और Q सहभाज्य है तो सहभाज्य में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, यानी उसका HCF 1 होना चाहिए, लेकिन इसका HCF 2 आ रहा है, इसलिए जो हम माने थे वो गलत हो गया। समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि 2P और Q दोनों का अभिनिष्ट गुणनखंड है। अतः P और Q सहभाज्य नहीं है। P और Q सहभाज्य नहीं है। अतः पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः रूढ़ 2 परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः रूढ़ 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के जितना क्वेश्चन होता है, जैसे रूढ़ 2, रूढ़ 5, रूढ़ 7, रूढ़ 11, रूढ़ 13, रूढ़ 17, ये सब सेम पैटर्न में बनता है। जहाँ जैसे अभी रूढ़ 2 का निकाले हैं तो वहां अगर 3 का निकालना हो तो 3 कर देंगे, सेम काम। और सिंगल क्वेश्चन रूट वाले इसी पैटर्न से बनेंगे, और अगर मान लीजिए रूट 11 का निकालना है तो सब तो 11 हो जाएगा, लेकिन ये पैटर्न सेम रहेगा, इसलिए 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करिएगा तो आसान लगेगा। प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण नंबर 9 है। अभी जस्ट रूट 2 का हम सिद्ध किए हैं।
और आपको बताए भी हैं कि जो मतलब सिंगल क्वेश्चन आ जाए रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, रूट 17, रूट 19, मतलब इस तरह से आते जाएगा। तो सिंगल क्वेश्चन जो होता है ये सेम पैटर्न से होता है। और ये आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ये लाइन के बाद क्या लिखाया, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, ये सब चीज समझ आना चाहिए। ये क्या है, इसके बाद ये, इसके बाद, मतलब इस तरह से आप ध्यान से करिएगा और देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार दो बार घरे निकालिएगा जो बोले हैं वो सब संख्या का। फिलहाल चलिए उदाहरण नंबर 9 पर सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम बात लिखना है, सेम स्टेप, यानी रूट 3 है तो अभी तो रूट 2 का किए थे जो उसी का अभी तक है, तो जहां जहां रूट 2 है वहां वहां 3 कर दीजिए, बस उसका हल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। सेम पैटर्न है, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, और इसमें भी 3 हो जाएगा, और इसमें भी 3 हो जाएगा, और इसमें भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, जो कि यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा, और ये 3 बन जाएगा, कट के 3 तिया 9, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। उसी तरह चलिए यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, और यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो, और यहाँ भी 3 होएगा, बस यहाँ पर भी रूट 3 होएगा, यहाँ पर भी रूट 3 होएगा। सेम पैटर्न से प्रश्नावली 1.3 में आपका रूट 5 दिया है, रूट 5 सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम पैटर्न, सेम लॉजिक से सेम स्टेप लिख करके ये उसी तरह कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर उसी तरह करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो माना रूट 5 जहाँ 3 है वहां पर फिर 5 हो जाएगा। एक परिमेय संख्या है, विरोधाभास से मान लेते हैं। फिर यहाँ पर भी मान लेंगे 5, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 5 बराबर पी बाई क्यू। अगर कोई परिमेय संख्या हो तो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और क्यू इज इक्वल नॉट 0, क्योंकि बताए हैं कि क्यू के नीचे 0 होगा तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी अपरिभाषित है। पी और क्यू सहअभाज्य है, तो फिर वही लिखेंगे, कैंची गुना कर देंगे, तो इसमें इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा, कैंची गुना करने के बाद आपको मिलेगा 5 क्यू बराबर पी। तो क्यू को बराबर करेंगे तो पी बट्टा रूट 5 आ जाएगा। फिर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 5 है अंदर तो 5 बच जाएगा। इसलिए क्यू एक पूर्णांक है, क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन में सब समझा रखे, इसलिए क्यू, क्योंकि यहाँ पर हम माने हुए हैं ना कि पी और क्यू सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसका HCF 1 आए। तो जो पी और क्यू सहभाज्य संख्या पूर्णांक होता है, तो इसलिए यहाँ पर लिखे हैं क्यू एक पूर्णांक है, तो इसलिए क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। तो पी स्क्वायर जो क्यू पूर्णांक है, इसका स्क्वायर भी पूर्णांक हो, इसके बराबर में जो है वो भी पूर्णांक हो, इसलिए लिखे हैं कि पी स्क्वायर बट्टा 3 भी एक पूर्णांक होगा, यानी 3 नहीं 5, क्योंकि 5 पर कर रहे हैं, इसलिए पी स्क्वायर 5 से भाज्य है, तो पी भी 5 से भाज्य, क्योंकि ये परिमेय होता है। और किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से भाज्य है, तो वो स्क्वायर हटाने पर भी वो उस संख्या यानी अभाज्य संख्या से भाज्य होगा। अगर ये इससे भाज्य है तो भाग देने पर
कुछ ना कुछ तो आएगा पूर्णांक। जो मान लीजिए कि Q1 आया है, Q1 एक पूर्णांक है, तो कैंची गुना कर दीजिएगा तो P बराबर 5Q1 आ जाएगा। P का मान समीकरण 1 में रखने पर ये इतना बन जाएगा 5K1 का स्क्वायर बट्टा 5 Q स्क्वायर बराबर, फिर मान रख देना है तो यहाँ पर बन जाएगा 25/5, जो कि कटपीट के आपको मिलेगा 5K1 का स्क्वायर। तो 5K1 का स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बट्टा 5 होगा। K1 एक पूर्णांक है, क्योंकि K1 को हम पूर्णांक माने थे ना समीकरण 2 के ऊपर। Q1 एक पूर्णांक है, इसलिए कोई अगर ये Q1 पूर्णांक तो उसका स्क्वायर कर दे या क्यों कर दे तो पूर्णांक ना होता है। इसलिए Q1 एक पूर्णांक है, इसलिए Q1 का स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। Q स्क्वायर बट्टा 5, जो कि ये पूर्णांक है तो ये पूर्णांक के बराबर में भी बराबर में तो है Q स्क्वायर बट्टा 5, तो Q स्क्वायर बट्टा 5 भी एक पूर्णांक होगा। तो Q स्क्वायर, फिर वही प्रमेय का स्टेप लग जाएगा कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अगर कोई अभाज्य संख्या से भाज्य होता है तो उसका वर्ग हटाने पर भी भाज्य होगा। वही लिखा हुआ है कि Q स्क्वायर 5 से भाज्य है तो Q भी 5 से भाज्य होगा। Q तो भाज्य होगा तो भाग दिए है तो कुछ ना कुछ आएगा पूर्णांक ही, क्योंकि ये पूर्णांक है Q। तो Q बट्टा 5 बराबर मान लिए K2 आएगा, माना K2 एक पूर्णांक है तो इसको कैंची गुना कर लेंगे तो Q बराबर 5K2 समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 और 4 से, मतलब 2 को देखिए आप ध्यान से और 4 को देखिए आप ध्यान से। तो सहअभाज्य का मतलब होता है उसका गुणनखंड करने पर HCF, मतलब वो दो संख्या का HCF एक आना चाहिए। यहाँ पर देखिए P में आ रहा है, P में आ रहा है 5K1 और Q में आ रहा है 5K2, जो कि 5 कॉमन है, इसलिए जो हम माने थे वो विरोधाभास है। इसलिए वहां पर लिखे समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि 3 नहीं 5 का बनाए हैं तो 5 P और Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः P और Q एक सहअभाज्य नहीं है, अतः पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, अतः रूढ़ 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः रूढ़ 5 एक अपरिमेय संख्या है। आप होमवर्क में क्या करिएगा, फिर से रूढ़ 2, रूढ़ 3, रूढ़ 5, रूढ़ 7, रूढ़ 11, रूढ़ 19, रूढ़ 23, मतलब इस तरह का जो सिंगल अंक वाला जो होता है परिमेय, वो इसी तरह से जब बनाइएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और एग्जाम में सेम इस तरह से लिखिएगा। दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन होता है जैसे 5 रूढ़ 3, 5 प्लस रूढ़ 7 या 1/√3 या 7 प्लस रूढ़ 2√2, इस तरह का क्वेश्चन दूसरा पैटर्न में आता है, जो कि ये छोटा क्वेश्चन होता है, आधे लेंथ का होता है, जबकि ये डबल लेंथ का होता है। इसके कंपैरिजन में ये आधे लेंथ का होता है। ये अगले क्लास में करा देंगे, तब तक थैंक यू।